हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ रोटेशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो जेईई मेंस में आ चुके हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए अभी। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें दिया है कि एक यूनिफॉर्म वायर है हमारे पास जिसका मास m है और लेंथ है l। वायर है, इसको बेंड कर दिया जाता है इनटू अ सेमी सर्कल। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन। ये वाली जो लाइन है, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए, इस पे थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए। अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि जिस प्लेन में वो रिंग रखी हुई है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। एंड द वायर पासिंग थ्रू द सेंटर। तो आपको पॉइंट बता दिया, आपको प्लेन के बारे में अंदाजा दे दिया, तो हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास है सिचुएशन ऐसी, ये एक सेमी सर्कुलर शेप का वायर है इस तरह से, और इसके सेंटर से पास होने वाला एक्सिस, इसके सेंटर से पास होने वाला एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यदि मैं मान लेता हूं कि इस वायर का जो रेडियस है वो आर के बराबर है, यानी कि सेमी सर्कल का रेडियस आर के बराबर है, तो हर एक पार्टिकल जो इस वायर पे मौजूद है वो इस एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के बराबर है। जो भी पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, मास पार्टिकल, उनका डिस्टेंस उस एक्सिस से जो है एक समान है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला है I इज इक्वल टू dm इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देंगे, बाहर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इंटीग्रल dm, तो बन जाएगा आपके पास m आर स्क्वायर। और यहाँ पे रेडियस हमको पता नहीं है, लेकिन जिस वायर से इसको बनाया गया है उसका लेंथ हमें पता है। सो आई कैन राइट हियर दैट पाई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू एल। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू एल अपॉन पाई, और एल अपॉन पाई की वैल्यू जो है यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, या पाई स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द ट्रायंगुलर स्पीड ऑफ अ ट्रक व्हील। एक व्हील है, यानी कि रोटेशन का ये सवाल है। उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है, एंगुलर स्पीड, फ्रॉम 900 आरपीएम टू 2460 आरपीएम इन 26 सेकेंड्स। तो आपको बताना है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय द ट्रक इंजन ड्यूरिंग दिस टाइम इज। तो इस टाइम में कितने चक्कर उसने कंप्लीट कर लिए हैं। तो पहला इस सवाल को करने में हम या सबसे पहले स्टेप करेंगे कि ये आरपीएम में जो एंगुलर स्पीड दी है इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में। तो ये आपको बता देता हूं फॉर्मूला कि आरपीएम में यदि आपके पास कोई क्वांटिटी है और आपको उसे बदलना है किसमें, रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में, तो आपको 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। बिकॉज एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो यदि आप इस क्वांटिटी को 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है रेडियन पर सेकंड में निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर स्पीड जो है वो आपके पास है 900 इंटू पाई बाय 30 या 2 पाई बाय 60 लिख सकते हैं। 0 से 0 मिल जाएगा आपके पास 30 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा फाइनल की बात करें, फाइनल एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा, 2460 इंटू पाई बाय 30। 0 से 0 चला गया, 3 से गया 24, 82 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब हमको टाइम दिया हुआ है कि कितने टाइम इंटरवल में यहां से यहां स्पीड हो चुकी है, तो मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा की बात करें तो 82 पाई माइनस 30 पाई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 26 सेकेंड्स। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको निकालना है कि कितने रिवॉल्यूशन उसने करे हैं। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि कितने उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल किया है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जो एंगुलर जो फॉर्म है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इनिशियल स्पीड कितनी है, 30 पाई रेडियन,
30 पाई इंटू टाइम लगा है 26 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू 2 पाई इंटू 26 का स्क्वायर। यहां से आपको जो थीटा मिलेगा वो आपको मिलेगा इन रेडियन, आपको थीटा मिलने वाला है। और इसको यदि 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मिल जाने वाले हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे थीटा, और थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिल जाते हैं टोटल। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया हुआ है कि एक फ्रेम है जो 2 मासलेस रॉड से मिलकर बना है। एक फ्रेम है जो 2 मासलेस रॉड से मिलकर बना है, इस पे नीचे की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे लास्ट में पूछा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजॉल्व्ड कंपोनेंट अलोंग द आर्म AC इज x न्यूटन। यानी कि इस आर्म के अलोंग, ये वाली जो आर्म है, ये वाली जो डायरेक्शन है, इसके अलोंग आपको बताना है कि इसका कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होगा। बस इतना सा सवाल पूछा है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है ये। तो ये एंगल यदि 145 है तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल कितना है, 180 माइनस 45 विच इज 35 डिग्री। अब ये 35 है तो कह सकता हूं ये भी 35 है। तो यहां से कह सकता हूं इसका जो कॉस कंपोनेंट है 100 का कॉस 35 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको दिया है कि x के बराबर है और x की वैल्यू आपको निकालनी है। सो 100 इंटू कॉस 35 कैसे निकालें सर? इसमें दिया हुआ है साफ साफ 0.819 के बराबर है, तो 0.819 है ये, तो आंसर आ जाएगा 81.9, अप्रोक्सीमेटली 82 जो है आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 82 न्यूटन के बराबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें दिया है कि 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स हैं जिनके मासेस m है और हर एक का रेडियस a के बराबर है, आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर ऑन द 4 कॉर्नर्स of square of side B. The moment of inertia of system about one side of the square where the axis of rotation is parallel to the plane of the square. यानी कि यहां पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के जो वर्टाइसेस हैं उन पे स्फीयर्स लगे हुए हैं, यानी स्फीयर का सेंटर इसके वर्टेक्स को कोइंसाइड कर रहा है। ऐसे 4 स्फीयर्स लगे हैं। स्फीयर्स का मतलब बाय डिफॉल्ट सॉलिड स्फीयर माना जाए। इनका मास m है, रेडियस a है, सबका मास m, रेडियस a, सबका मास m, रेडियस a, सबका मास m, रेडियस a। जो साइड है स्क्वायर की, वो क्वेश्चन में दी हुई है b के बराबर है। स्क्वायर है तो लेंथ और विड्थ दोनों ही बराबर रहने वाली हैं, b के बराबर। अब आपसे पूछा गया है कि एक एक्सिस है, एक्सिस कौन सा है? एक्सिस आपको दिया हुआ है कि ये वाला। कैसे पता चला सर ये वाला एक्सिस है? ध्यान से पढ़िए इसको कि सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की वन साइड के अबाउट वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू द प्लेन। यानी कि जो हमारा स्क्वायर का प्लेन है ना, जो हमारा स्क्वायर का प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल ही होना चाहिए हमारा एक्सिस, और वो एक साइड के अलोंग होना चाहिए। तो चाहे मैं इस एक्सिस को ऐसे बना दूं, चाहे ऐसे बना दूं, चाहे ऐसे बना दूं, चाहे ऐसे बना दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चारों ही केसेस में एक समान आने वाला है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो अब बस हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बस आप यहां देख सकते हैं कि ये जो एक्सिस है, ये इस स्फीयर के डायमीटर से पास होता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख सकता हूं 2/5 ma²। ऐसे ही इस स्फीयर से के डायमीटर से भी एक्सिस पास होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिख सकता हूं 2/5 ma²। अब यदि बात करें कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, तो मैं यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट 2/5 ma², और इस एक्सिस की और इस एक्सिस के पैरेलल के बीच की दूरी कितनी है? b के बराबर है। सो प्लस mb² यहां पे ऐड कर दिया। सिमिलरली कह सकता हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट भी यही होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के बाद ICM प्लस md² लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5 ma² प्लस mb²। तो इन सबको आप ऐड कर देंगे, स्केलर हैं, सब ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो होता है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इनको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स 2/5 ma² प्लस 2 टाइम्स m इंटू b²। तो यहां से आ जाएगा 8/5 ma² प्लस 2 टाइम्स mb²।
ये हमारे पास फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? 8/5 + 2mv², 2mv², तो डी ऑप्शन हमारा सही यहाँ पे हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अ यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ मास 6 kg एंड लेंथ 2.4 मीटर इज बेंट टू मेक एन इक्विलैटरल हेक्सागन। एक इक्विलैटरल हेक्सागन बनाया गया है इस रॉड को मरोड़ के। अब क्वेश्चन में दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हेक्सागन। तो पहले आप यहाँ पे हेक्सागन जो है ड्रॉ कीजिए। तो हेक्सागन कुछ ऐसे है, हेक्सागन इक्विलैटरल है, इसका मतलब सारी की सारी जो साइड्स हैं वो एक समान है, सारी साइड जो हैं एक समान है। मैं मान लेता हूं इन सबका लेंथ जो है वो L L L L के बराबर है एंड आई कैन राइट 6 टाइम्स L इज इक्वल टू 2.4 मीटर। सो L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.4 मीटर। और मास की बात करूं, एक रॉड का मास जो है वो कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि मास हो जाएगा इसका रॉड का 1 kg, बिकॉज 6 किलो की रॉड से इक्वल लेंथ के 6 पार्ट कर दिए हैं, तो हर एक रॉड का मास कितना हो जाएगा? 1 kg के बराबर। सबका मास m, सबका लेंथ l, मास m, लेंथ l, मास m, लेंथ l, मास m, लेंथ l। हम जानते हैं बिकॉज एक सिमेट्रिक आपके पास स्ट्रक्चर है तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है यदि हमारा शेप, हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है। ठीक बात। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यानी कि एक एक्सिस ऐसे है और इसको ऐसे हम घुमाना जो है इस तरह से घूमने के लिए ये फ्री है हमारा जो शेप है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो मैं कह सकता हूं इस पॉइंट, इस एक्सिस के अबाउट जो इन 6 की 6 जो रॉड्स हैं, इनका पोजीशन, इनका डिस्टेंस, इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक समान है, आइडेंटिकल है। जो इस पॉइंट के लिए, इस एक्सिस के लिए ये वाली रॉड है, इस पॉइंट इस एक्सिस के लिए ये वाली रॉड है, इस पॉइंट इस एक्सिस के लिए ये वाली रॉड है, ये वाली रॉड, ये वाली रॉड, ये वाली रॉड, सब आइडेंटिकल हैं इसके लिए। तो मैं किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा और 6 गुना उसको कर देने वाला हूं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो एक एक्सिस मैं यहां पे मान लेता हूं जो इस रॉड के सेंटर से पास होता है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मान लेता हूं d के बराबर है। तो मैं इस रॉड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं दैट ICOM प्लस md²। ये एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला है एक रॉड का, वो हो जाएगा mL² प्लस m इंटू d², और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में 6। अब ये d कैसे कैलकुलेट करना है ये देखिए। हम जानते हैं इक्विलैटरल हेक्सागन है तो ये साइड यदि L है तो ये साइड भी L होने वाली है, ये साइड भी L होने वाली है, यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल ये बन चुका है। तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। तो L का ये L cos 30 बन जाएगा। तो D को लिख सकता हूं मैं, दिस इज L cos 30। बस ये वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है आपको, तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा कितना? mL²/12 mL²/12 प्लस m इंटू d² विच इज L cos 30 का स्क्वायर विच इज L² इंटू 3/4, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ मिल जाएगा mL²/2 प्लस 4 × 6 तो 6 2 4 9/2 mL², फिर मिल जाएगा आपके पास 5 mL², मिल जाएगा आपके पास 5 टाइम्स मास कितना है 1 kg, L² कितना हो जाएगा आपके पास 0.16, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 0.8, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। तो आप आंसर बता देंगे कि समथिंग इंटू 10⁻⁻1 है, तो समथिंग क्या है वो 8 के बराबर है। तो 8 हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें दिया है कि 4 ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कंपेयर करने हैं, कौन ज्यादा, कौन कम, कौन बराबर है। सबसे पहला हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायामीटर। एक रिंग का डायामीटर आप जानते हैं इस तरीके से होता है। तो मैंने एक एक्सिस मान लिया, ऐसा एक एक्सिस है, इस रिंग के प्लेन में ही है। इस रिंग के प्लेन में
हमारे पास एक्सिस है, तो मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं, कितना होगा mr² डिवाइडेड बाई 2। सर बट रिंग के अबाउट तो mr² पढ़ाया था आपने बेटा, वो इस एक्सिस के अबाउट होता है। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है वो mr² होता है। इसके अबाउट निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने पर आपको mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। दूसरा केस हमारे पास है कि सर्कुलर डिस्क है और सर्कुलर डिस्क में एक्सिस परपेंडिकुलर है डिस्क के, सेंटर से पास होता है। तो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है कि एक डिस्क है, डिस्क के सेंटर से पास होने वाला एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं इसके लिए mr² डिवाइडेड बाई 2। तीसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके एक्सिस से आपको बताना है क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, हाइट की जरूरत नहीं पड़ती, आप जानते हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो वो भी mr²/2 के बराबर आता है। इस एक्सिस के अलोंग जो डायमेंशन है वो काम नहीं आती है, एक्सिस के अलोंग डायमेंशन काम नहीं आती है। यहां पे देखें तो एक्सिस के अलोंग जो डायमेंशन है यानी कि थिकनेस है डिस्क की, वो मैटर नहीं करती है। तो बेसिकली दिस सॉलिड सिलेंडर इज नथिंग बट अ थिक डिस्क, तो ये mr²/2 जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। चौथा हमारे पास ऑब्जेक्ट है सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए हम जानते हैं कि सॉलिड स्फीयर है, उसके डायमीटर से एक्सिस पास होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपके पास 2/5 mr²। अब आपको कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा कौन कम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जो थर्ड है वो आपस में बराबर हैं और इनकी वैल्यू है 0.5 mr², और यहाँ देखें इसकी वैल्यू कितनी है 0.4 mr²। तो मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 आपस में बराबर हैं और इनकी वैल्यू ज्यादा है 4 से। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। सो 1 2 3 बराबर हैं किस किस में, इसमें और इसमें बराबर हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और इनकी वैल्यू लेस है i4 से, इनकी वैल्यू ज्यादा है i4 से, तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.4, दैट मींस ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया है कि एक ट्राइंगुलर प्लेट है, ट्राइंगुलर प्लेट, और उसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है और पॉइंट P पर, देन द टॉर्क एट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O एंड Q, यानी कि इस पॉइंट P पर जो हमने फोर्स लगाया है उसकी वजह से टॉर्क एट अबाउट पॉइंट O और अबाउट पॉइंट Q आपको बताना है कितना होगा। तो टॉर्क क्या होता है कि टॉर्क जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उसकी टेंडेंसी होती है रोटेट होने की, तो कितनी टेंडेंसी है वो रिप्रेजेंट करता है टॉर्क। तो हमें बताना है कि P पॉइंट पे यदि फोर्स लगाएंगे तो O के अबाउट रोटेट होने की कितनी टेंडेंसी है और Q के अबाउट रोटेट करने की टेंडेंसी कितनी है इस प्लेट की। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे। तो आप पहले वाले पार्ट में जहां पे हमें O के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। तो O के रिस्पेक्ट में हम P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, यानी कि OP वेक्टर हमें निकालना होगा। तो OP वेक्टर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितना है 5 है और ये 5√3 है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये 5i कैप प्लस 5√3 j कैप इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और फोर्स कितना है आपके पास, फोर्स आपके पास है 4i कैप माइनस 3j कैप। तो टॉर्क आप निकाल सकते हैं, टॉर्क होता है r क्रॉस f। तो यहां से r क्रॉस f की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आपका r वेक्टर है इस टॉर्क निकालने के लिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना काफी आसान है, निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। मैं डिटरमिनेंट मेथड यूज करता हूं पर्सनली, आई जे कैप। इसमें गलतियां कम होती हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं देसी तरीके से, आप चाहें तो ये वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास है 4 - 3 एंड 0। अब यहाँ पे k 0 0 है, इसका मतलब k का कॉम्पोनेंट ही आपको मिलने वाला है अल्टीमेटली। सो k कैप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 × 5 माइनस 5√3 × 4। तो यहां से आपको मिलेगा -15 माइनस ऑफ 20√3 और साथ में है k कैप, तो आपको आंसर मिल जाएगा -15 माइनस 20√3। सो -15 - 20√3 सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में आ रहा है, तो मैं यहीं से रूल आउट कर सकता हूं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होने वाला है। तो आंसर हमारा डी होगा। पहला ऑप्शन देखने से ऑप्शन जो है हमने रूल आउट कर दिए, ठीक। अब यदि आपको निकालना भी है आंसर कि Q के अबाउट टॉर्क क्या होगा,
तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे निकालेंगे क्यू के अबाउट टॉर्क। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा क्यू के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये हमें कैलकुलेट करना होगा। और ये निकालने के लिए क्या करेंगे कि हेड के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5,5√3 और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 10,0, तो हम दिस माइनस दिस करके क्यू पी वेक्टर निकाल सकते हैं। तो क्यू पी वेक्टर आपको मिल जाएगा -5i और +5√3 j। तो यहां से हमें r वेक्टर मिल चुका है और हमें फोर्स पता ही है कितना है, फोर्स है आपके पास 4i -3 j। तो यहां से फिर से r क्रॉस f से आप टॉर्क निकाल सकते हैं, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है कि फोर्स लगता है इंटरसेक्शन पॉइंट पर, किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है कि पॉइंट x = 2 एंड x एक्सिस। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट अ पॉइंट 2, 3, 4। सो 2, 3, 4 के अबाउट आपको टॉर्क बताना है। तो पहले आप ये देखिए बेटा कि x एक्सिस और x = 2 जो प्लेन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो मैं कह सकता हूं 2, 0, 0 विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज गिवन टू एंटिटीज। उसके बाद हमें किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है 2, 3, 4। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा वांटेज पॉइंट है। इस पॉइंट पे फोर्स लगाया है तो हमें ये वाला वेक्टर निकालना होगा और ये r वेक्टर कहलाने वाला है। इस पॉइंट पे फोर्स लगता है, फोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 4i + 3j + 4k। ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है, ये मैंने जो ड्रॉ किए हैं वो एग्जैक्ट सही नहीं है, ये ठीक है लेकिन ये यहाँ पे नहीं होगा। फोर्स भी जरूरी नहीं है इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में तो नहीं होगा, तो बस रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया है। तो यहाँ पे आप टॉर्क निकाल सकते हैं, टॉर्क = r क्रॉस f। तो यहां से i j k r वेक्टर जो है आपको मिल जाएगा दिस माइनस दिस, तो आपको मिलेगा 0, -3, -4। f कितना है आपके पास 4, 3 एंड 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा रिजल्ट। तो यहां से आपको मिलेगा i -12 एंड +12 -j 0 +16 एंड +k 0 +12। तो +12 आपको यहां से मिलेगा। तो यहां से ये दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, मिलेगा -16j +12k। 16 और 12 का आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा 16 स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, 16 16 256, 12 12 144, टोटल मिलकर 400 हो गए। 400 का अंडर रूट कितना हो गया 20। तो 20 न्यूटन मीटर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें दिया है कि हमारे पास 4 इक्वल मासेस हैं, पार्टिकल्स हैं, वो चारों कोने पे लगे हुए हैं। एक ऐसा एक्सिस है जो ए से पास होता है और इस बी डी के पैरेलल है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी कि आपको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपके पास एक्सिस है, आपके पास पार्टिकल्स हैं, तो आप जो है खुश हो सकते हैं बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। जब पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो बस हमें पार्टिकल्स की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है और m × शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो इस पार्टिकल की कह सकते हैं, इस पार्टिकल की डिस्टेंस एक्सिस से कितनी है 0 के बराबर है। इस पार्टिकल की डिस्टेंस यहां से कितनी है, ओहो, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की निकालूं, चाहे यहां से यहां तक की निकालूं, चाहे यहां से यहां तक की निकालूं, एक समान डिस्टेंस है। कितनी है L/√2। ये भी कितना है L/√2। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप सब लोग जानते हैं, C से लेके यहां तक की डिस्टेंस L/√2 के बराबर होती है। तो मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा I = m × 0 का स्क्वायर प्लस m × L/√2 का स्क्वायर प्लस m × L/√2 का स्क्वायर प्लस m × L/√2 का स्क्वायर। ये 0 है प्लस ml²/2 ml²/2 ml² प्लस यहाँ पे 2ml², तो आंसर आपका मिल जाएगा 3ml²। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक फिगर में रिजिड और यूनिफॉर्म 1 मीटर की रॉड AB है जो हॉरिजॉन्टल में लटकी हुई है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है स्ट्रिक्ट, दोनों एंड अटैच्ड हैं सीलिंग से। रॉड के का मास m है, एक अनदर वेट लगा दिया जाता है जिसका मास 2m है और डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर है। आपको टेंशन बताना है इस रॉड में कितना होगा। तो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिफॉर्म रॉड है तो इसके सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर। रॉड का जो पूरा जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके सेंटर ऑफ मास से आप दिखा सकते हैं कितना होगा mg के बराबर। यहाँ पे टेंशन में मान लेता हूं Ta के बराबर है,
यहाँ पे टेंशन मान लेता हूँ टीवी के बराबर है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, तो सारे फोर्सेस का सम 0 का होगा और सारे टॉर्क का सम 0 के बराबर होने वाला है। टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लीजिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है 0 के बराबर आता है। चाहे आप इसके अबाउट टॉर्क लो, चाहे इसके अबाउट टॉर्क लो, चाहे इसके अबाउट टॉर्क लो, चाहे इसके अबाउट टॉर्क लो, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लो, आप 0 ही आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे कह सकता हूँ 2m का जो वेट है 2mg नीचे लग रहा होगा, तो मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेता हूँ, इसके अबाउट टॉर्क ले लेता हूँ, तो इसका टॉर्क होगा इस तरफ, इसका टॉर्क होगा इस तरफ, इसका टॉर्क होगा इस तरफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं that TA into 100 centimeter is equals to mg into 50 centimeter plus 2mg into 25 centimeter। तो यहाँ से 50 50 100, तो 50 50 2 बार 50 गया, सो ये मिल जाएगा mg और mg 2mg और ये mg। तो TA की वैल्यू आपको मिलने वाली है mg के बराबर। तो TA टेंशन इन स्ट्रिंग A is equal to mg या 1 mg आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय 1mg.com। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि पार्टिकल का मास m है, वो मूव करता है इस ट्रेजेक्टरी के अबाउट, आपको टॉर्क बताना है कितना होगा एट t is equals to 0। तो यहां पे देखें कि ये x नॉट इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है इतना, ये क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, जिनके आगे नॉट लग जाता है वो क्वांटिटी जनरली कांस्टेंट होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 90% ये क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। अब हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम इनको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, वेलोसिटीज को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स हमें मिल गया, हमें कोऑर्डिनेट्स पता है कि कहाँ पे फोर्स लग रहा है, कि कहाँ पे वो पार्टिकल है, तो हम निकाल सकते हैं टॉर्क r क्रॉस f की मदद से। ठीक, ऑरिजिन के अबाउट निकालना है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इनको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा vx इज इक्वल टू ये 0 प्लस माइनस a ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1t, और इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा ax इज इक्वल टू माइनस ऑफ a ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा 1t, और t बराबर 0 की बात करें तो ये वाली टर्म जो है ये 1 के बराबर बन जाने वाली है। तो हमें यहां से मिल जाता है ax इज इक्वल टू माइनस ऑफ a ओमेगा 1 स्क्वायर, और यहां पे देखा जाए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको vy मिलेगा 0 प्लस b ओमेगा 2 कॉस ओमेगा 2t, और ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा b ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस में साइन ओमेगा 2t। आपको एक्सेलरेशन मिला है y डायरेक्शन में, इसमें t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे ay इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे ax मिल चुका है, यहाँ पे मुझे ay मिल चुका है, तो मैं मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे fx और fy मिल जाएंगे। और यदि मैं f वेक्टर की बात करूं तो f वेक्टर आपको मिलने वाला है माइनस ऑफ m इंटू a ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप। ये नेट फोर्स है जो सिस्टम पर लग रहा है। इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं मैं t बराबर 0 पर, एट t बराबर 0 इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, या पोजीशन वेक्टर कहूं ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, वो इसमें आप 0 के बराबर वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा x नॉट प्लस a, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ये आई कैप में है प्लस y नॉट j कैप। अब आपको r पता है, f पता है, आप निकाल सकते हैं r क्रॉस f, तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं इज इक्वल टू r क्रॉस f। तो यहाँ पे i लिखेंगे, j लिखेंगे, k लिखेंगे। पहले हम r के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। r के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x नॉट प्लस a, यहाँ पे y नॉट, यहाँ पे 0। f की वैल्यू यहाँ पे लिखने वाले हैं, f की वैल्यू है माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर, माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर, ये 0 और 0। तो यहाँ से आप समझ गए कि आपको मिलेगा सिर्फ k कैप वाला कॉम्पोनेंट, और वो आ जाएगा आपके पास 0 प्लस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर y नॉट। सो एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर y नॉट जो है हमारा आंसर होना चाहिए, एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर, बी ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा सही आंसर। ठीक है।